जय हिंद प्यारे साथियों। हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट हम करेंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 जिसका एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। यूपीएसआई, एसएससी जीडी या यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी आती है, आप आराम से निकाल कर ले जाओगे, बशर्ते आपको प्रैक्टिस करनी होगी। हर उस सब्जेक्ट पर अपनी प्रैक्टिस की कमांड को अच्छा करिए, आपके नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। इससे क्या होता है कि रिवीजन भी बढ़िया से हो जाता है, कॉन्सेप्ट भी अच्छे क्लियर हो जाते हैं और दूसरा हम कहीं ना कहीं अपना समय भी बचाते हैं और बहुत ही परफेक्टली हम अपना आंसर भी देते हैं। ठीक है भाई। सवाल नंबर 1 यहाँ पर है, वो कह रहा है उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है। जब एक उद्देश्य होता है तो उद्देश्य में कर्ता होता है और उस कर्ता के साथ, उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है। तो आप कहोगे कि उद्देश्य में कर्ता के साथ जो भी काम कर रहा होता है वो कर्ता विस्तार होता है, यानी कर्ता के बारे में बताया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कर्ता विस्तार। कर्ता विस्तार किसी भी वाक्य में एक संज्ञा ऐसी होती है जो क्रिया पर काम कर रही होती है ना। जैसे मैं कहूं कि राम, जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, राम बहुत मेहनती लड़का है, बहुत मेहनती लड़का है। अब इसमें क्या है भाई, इसमें राम क्या है, राम एक कर्ता है, आप अच्छे जानते हो राम क्या है, एक कर्ता है। और इस उद्देश्य के साथ इस कर्ता की क्या विस्तार नहीं बताया जा रहा कि वो कैसा लड़का है, कि बहुत मेहनती लड़का है, बहुत मेहनती लड़का है। तो हमेशा हमेशा उद्देश्य के साथ कर्ता का विस्तार बताया जाता है। ये विस्तार ही तो है सब, यानी किसी भी संज्ञा के बारे में या कर्ता के बारे में जो चीज बताई जा रही है वही क्या होता है, उसका विस्तार होता है। तो उद्देश्य के साथ, उद्देश्य में कर्ता के साथ कर्ता विस्तार होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई। आप अगले पे आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे गल्ला। क्या कह रहा है इसमें, इसमें कहा जा रहा है हमसे, ठीक है, इसमें कह रहे हैं जो शब्द वाक्यांश, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ये एक सिंपल सा वाक्य है, आपको पता होना चाहिए था, है ना, आपको पता होना चाहिए। बहुत सिंपल वाक्य ये कहना चाह रहा है कि जो शब्द वाक्यांश, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो आपका सिंपल सा आंसर आना चाहिए कि उसको हम क्या बोलते हैं दोस्त, उसको हम बोलते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, जैसे कोई वाक्य मैंने लिखा, जैसे मैंने देखो शब्द की जोड़ने की बात कर रहा है, वाक्यांश के जोड़ने की बात कर रहा है, वाक्य की जोड़ने की बात कर रहा है और शब्द को। तो समुच्चय बोधक में क्या होता है, समुच्चय बोधक में वो सब आते हैं जो वाक्यों को, शब्दों को, जैसे मैं कहूं राम और श्याम जा रहे हैं, राम और श्याम जा रहे हैं, राम और श्याम जा रहे हैं। तो राम को और श्याम को, ये क्या है, दोनों शब्द ही तो हैं, इसको कौन जोड़ रहा है, बोले और जोड़ रहा है, तो समुच्चय बोध के अंतर्गत आता है। ऐसे शब्द जो शब्दों को जोड़े, वाक्यों को जोड़े, है ना, जैसे काटोगे वैसा बोगे, है ना, इस तरीके के जो शब्द हैं जो दो वाक्यों को, शब्दांशों को, शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे मैं बात करूं और किंतु, परंतु अथवा लेकिन, इसलिए, ये जितने शब्द होते हैं ये सब के सब समुच्चय बोधक में आते हैं। ठीक है भाई, समुच्चय बोधक में आते हैं। और अगर मैं बात करूं ये व्याधिकरण और समानाधिकरण, ये दोनों के दोनों इस समुच्चय बोधक के भाग होते हैं, यानी भेद होते हैं। बात समझ में आई। तो समुच्चय बोधक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, और, किंतु, परंतु, अथवा, लेकिन, इसलिए, क्योंकि, ये सब के शब्द समुच्चय बोधक में आते हैं। तो यही इसने पूछा था, जो शब्द, वाक्यांश, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं, देखो जोड़ रहे नहीं जोड़ रहे, जोड़ रहे हैं, देखो और से जुड़ रहा है, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक। आगे चलें, बात खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। अगले पर आते हैं। सवाल क्या कह रहा है अगला, अगले में कहा जा रहा है जो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई देती है, तो क्रिया किस रूप में दिखाई देती है।
बढ़िया सवाल है, इसको बताओ जरा क्या इसका आंसर होगा। इसमें कह रहे हैं हमसे दो प्राणियों का मतलब है दो व्यक्ति हो सकते हैं या दो जानवर हो सकते हैं जिसके अंदर प्राण होते हैं, जैसे पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, इंसान होते हैं, जिसके अंदर प्राण होते हैं उनको प्राणी बोलते हैं। समझ रहे हो? प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच, वस्तु मतलब दो कारें हो सकती हैं, दो बसें हो सकती हैं, बस और कार हो सकती है, कुछ भी चीज हो सकती है, वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया के किस रूप में दिखाई देती है? तो जब आप अच्छे जानते हो, यहां पर जब तुलना की बात कर दी, कंपैरिजन की बात कर रही है, तो वहां पर क्या आएगा? जब दो वस्तुओं के बीच में तुलना होती है तो वहां पर क्या आता है? उत्तरावस्था आती है। कौन सी? उत्तरावस्था। जैसे मैं बात करूं जैसे मैं बात करूं राहुल श्याम से राहुल श्याम से ज्यादा मेहनती है, ज्यादा मेहनती है। ठीक है भाई। अब यहां पे मैंने राहुल और श्याम के बीच में कंपैरिजन कर दिया, यानी दोनों के बीच में क्या कर दी? तुलना कर दी, तो उसको क्या बोलते हैं? उत्तरावस्था बोलते हैं। और उत्तमावस्था वो होती है ऐसा कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जो सबसे ज्यादा उत्तम हो, सबसे ज्यादा अच्छी हो। जैसे राहुल, यहां पर ही समझाता हूं, राहुल अपने घर में अब अपने घर में का क्या मतलब है? भाई बहन, है ना, जो भी उनके होंगे, 2 3 4 जितने लोग भी हों, राहुल अपने घर में सबसे ज्यादा मेहनती है, सबसे ज्यादा मेहनती है। अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर दिखाई देगा। पहले जब मैंने मेहनती की बात की थी यहां पर, तो राहुल और श्याम के बीच में करी थी, तो वहां पर उत्तरावस्था हो रही थी। अब क्या हो गया? उत्तमावस्था है इसके अंदर। अब वो कह रहा है राहुल अपने घर में, यानी अपने घर का मतलब है कि जितने भी उस घर में सदस्य हैं उनमें सबसे ज्यादा मेहनती कौन है? राहुल है। तो ये क्या बनेगी? तो ये बनेगी हमारी उत्तमावस्था। ठीक है भाई। और मूल अवस्था क्या होती है? ऐसा कोई वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, यानी साधारण वाक्य जो होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मूल अवस्था बोलते हैं। ठीक है भाई। जैसे राहुल मेहनती है, जैसे अगर मैं लिख दूं यहां पर राहुल मेहनती है, राहुल मेहनती, किसका एग्जांपल हो जाएगा? तो मूल अवस्था का क्या हो जाएगा? ये एग्जांपल हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी तो आगे चलने, अगले पर आते हैं। ठीक है भाई। सवाल नंबर, ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी इसका। अगले पर आते हैं। क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है हमसे, इसमें कहा जा रहा है मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था, वाक्य का भेद बताएं। वाक्य का क्या बताना है दोस्त? भेद बताना है, भेद बताना है। वाक्य का भेद बताएं, वाक्य का भेद बताएं। अरे भाई क्या है इसका भेद? यानी प्रकार पूछ रहा है, इसका क्या प्रकार है? तो आप अच्छे से जानते हो, मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ था, इसका भेद बताना। बताओ ये क्या है? अब आप अच्छे जान रहे हो, मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहां हुआ, ये वाक्य अलग हो गया और ये वाला वाक्य अलग हो गया। और इन दोनों वाक्य को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? तो आप कहोगे और कर रहा है। जब और कर रहा है तो आप अच्छे जानते हो, जब दो वाक्य को जोड़ने का काम कोई समुच्चय बोधक शब्द करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य। उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य बोलते हैं। तो ये वाला वाक्य और ये वाले वाक्य को दोनों को जोड़ा किसने? और ने। और समुच्चय बोधक के अंतर्गत और भी आता है, मैंने पीछे बताया था, जो शब्द वाक्यांश, वाक्य या दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर वाक्य जोड़े हैं, पीछे मैंने आपको क्या बताया था? राम और श्याम दोनों मेहनती है, तो राम और श्याम को जोड़ने का काम कौन कर रहा था? और कर रहा था। तो यहाँ पर भी क्या है? ये समुच्चय बोधक शब्द आ चुका है। ठीक है भाई। तो जब दो वाक्य को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक कोई शब्द करता है तो उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य बोलते हैं। मिश्र वाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य एक वाक्य जब दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है, एक वाक्य जब दूसरे वाक्य पर क्या हो? डिपेंड हो, निर्भर हो या आश्रित हो। जैसे मैं यहां पर लिख के बताऊं, राम आता तो मैं जाता, ऐसा लिख सकते हो, या सबिता लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो। सबिता आती तो मैं जाती। अब देखो यहां पर मेरा जाना किस पर डिपेंड करता है? मतलब लड़की है ये भी, मैं नहीं, बल्कि कोई लड़की है।
इसका जाना किस पर डिपेंड कर रहा है? सविता पर। जब तक सविता नहीं आएगी वो नहीं जाएगी। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो फसल का अच्छा होना किस पर डिपेंड कर रहा है? वर्षा पर, बारिश पर डिपेंड कर रहा है। तो जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड करता है तो वहां पर क्या होता है? तो आप कहोगे वहां पर मिश्र वाक्य होता है। और इसकी पहचान में क्या होता है? इसकी पहचान में आपको अगर की मिल जाता है, दो वाक्य जब की के साथ जुड़ते हैं तो वहां पर भी क्या हो जाता है? तो वहां पर भी मिश्र वाक्य हो जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। सरल वाक्य आप जानते हो जिसमें एक उद्देश्य है और एक क्या हो? विधेय हो। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है हमसे शुद्ध वाक्य छांटिए। इसमें कह रहा है हमसे शुद्ध वाक्य छांटिए। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। कई रेलवे का मतलब है अलग अलग रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। गलत हो जाएगा। इसमें होना चाहिए था कि रेलवे के कई, ये जो कई है, ये जो कई आया है, ये कई कहां पर आना चाहिए था? यहां पर आना चाहिए था। तो रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ऐसा होना चाहिए था। गलत हो जाएगा। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है। हो सकता है हम तो अवश्य ही जाएंगे, बल्कि ये वाक्य होना चाहिए था हम अवश्य जाएंगे, इसकी और इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है भाई, तो हम अवश्य जाएंगे, बात खत्म हो गई। क्योंकि आवश्यक भी किस चीज को दर्शाता है? अनिवार्यता को दर्शाता है। और इस चीज ने जब पहले ही बता दिया कि मैं अनिवार्यता को दर्शा रहा हूं तो इनकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगले में क्या कह रहा है? मैं हल करने की तलाश में हूं, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। मैं हल करने की तलाश में हूं, ये गलत हो जाएगा। मैं हल करने के अभ्यास में हूं। के अभ्यास या तलाश की जगह क्या रखोगे? अभ्यास। कोई भी चीज हल करने का मतलब होता है कि किसी समस्या को आप हल कर रहे हो, और जब कोई चीज हल की जाती है तो उसके लिए अभ्यास का यूज होता है। तो मैं हल करने का अभ्यास कर रहा हूं या अभ्यास में हूं। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो यहां पर अवस्था आती है, उम्र नहीं आती, इस चीज को ध्यान रखना। इस समय आपकी उम्र, अगर यहां पर उम्र होगा ना तो ये गलत माना जाता है, ये गलत माना जाता है। उम्र नहीं बल्कि अवस्था होगी। अवस्था 40 वर्ष है। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है? ये कह रहा है सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, बानर आदि को समझाने वाला शब्द। समझाने वाले का अर्थ यह है कि ये क्या है? अनेकार्थी पूछ रहा है। अनेकार्थी। इसमें कह रहा है कि इनमें से ऐसा अनेकार्थी शब्द बताओ जो जिसका अर्थ सांप भी हो, जिसका अर्थ मेंढक भी हो, जिसका अर्थ सिंह भी हो, जिसका अर्थ घोड़ा भी हो और बानर भी हो। सर्प सांप को बोलते हैं, मेंढक आप जानते हो मेंढक को बोलते हैं, सिंह शेर को बोलते हैं, घोड़ा घोड़े को बोलते हैं, बानर बंदर को बोलते हैं। ठीक है भाई, तो अब अनेकार्थी इन सब का मुझे क्या छांटना है? तो इसके लिए क्या आता है भाई? पशु, शिव, हरि। इसके लिए हरि आता है, और हरि की स्पेलिंग ये गलत है। हरि की स्पेलिंग होगी ये वाली, छोटी की मात्रा, हरि। ठीक है भाई, तो ये वाली हरि स्पेलिंग इसकी ये वाली सही होगी। तो हरि को हम क्या क्या बोलते हैं? हरि को हम सर्प भी बोलते हैं, मेंढक भी बोलते हैं, सिंह भी बोलते हैं, घोड़ा भी बोलते हैं, बानर भी बोलते हैं। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अगले पर चलो। कपीस बंदर का पर्यायवाची हो जाता है। क्या कह रहा है भाई? सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कह रहा है कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? तो कौन सी ऐसी है जो प्राचीन भाषा नहीं है? तो आप अच्छे जानते हो इसमें जो पंजाबी है ना, पंजाबी, ये प्राचीन भाषा नहीं है। ठीक है भाई, ये प्राचीन भाषा नहीं है। जबकि अपभ्रंश, प्राकृत और संस्कृत ये प्राचीन भाषा है। जैसा कभी कभी हिंदी का क्रम पूछ लेता है कि हिंदी की जननी कौन सी है, या फिर ये पूछ लेता है कि हिंदी जो बनी है इसका क्रम क्या है। तो क्रम बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले आती है हमारी संस्कृत, सबसे पहले आती है संस्कृत। संस्कृत के बाद में आती है, संस्कृत के बाद में आती है पाली, पाली के बाद में आती है प्राकृत, पाली के बाद में आती है प्राकृत, प्राकृत के बाद में आती है अपभ्रंश, 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 यहां नीचे लिख देता हूं। अपभ्रंश के बाद में आती है अबहट,
अबहट। अबहट के बाद में आती है हिंदी, इसके बाद में आती है हिंदी। तो सवाल ये बन जाता है कि हिंदी की जननी किसे कहते हैं? तो हिंदी की जननी किसे कहते हैं? संस्कृत को बोलते हैं। अगर संस्कृत ना होती तो हिंदी का जन्म ही नहीं होता। ठीक है भाई। तो हिंदी की आदि जननी किसको बोलते हैं? आदि का मतलब होता है शुरुआत। आदि का अर्थ, आदि कौन सा वाला? देखो आदि दो होते हैं, एक होता है ये वाला आदि और एक होता है ये वाला आदि। ये वाला आदि, ये वाला जो आदि होता है इसको बोलते हैं शुरुआत। तो आदि जननी किसको बोलते हैं भाई? संस्कृत को बोलते हैं हिंदी की। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। ये सब प्राचीन भाषाएं हैं, अपभ्रंश, प्राकृत और संस्कृत। ठीक है भाई, इसमें आप इसको भी जोड़ लेना, पाली को। तो इसकी अर्थ होता है आदत। आदत अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी। इस वाले आदि का अर्थ होता है आदत, इसका अर्थ होता है प्रारंभ या शुरुआत। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें देखना। इसमें कह रहा है हमसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपदान कारक में बहुवचन रूप होगा। बहुवचन रूप होगा। देखो एक तो कह रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम होना चाहिए, दूसरा अपदान कारक होना चाहिए और तीसरा बहुवचन भी होना चाहिए। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। पहले अनिश्चयवाचक होना चाहिए, दूसरा अपदान कारक होना चाहिए और तीसरा बहुवचन। अपदान में आप अच्छे जानते हो, इसमें अलगाव की बात होती है, इसमें अलगाव की बात होती है, अलग होने की बात होती है। इसके साथ जो कारक आता है वो से आता है। वो क्या आता है दोस्त? से आता है। तो जैसे आप देखो अनिश्चय, किसी, किनसे, किन्हीं, किन, तो आप शुरुआत के अक्षर देखोगे तो ये सब अनिश्चय है, ये सब क्या है? अनिश्चय है, ये सब अनिश्चय है। बात सही है। अपादान की बात अगर हम करेंगे तो से इसमें भी है, से इसमें भी है, से इसमें भी है, इसमें से नहीं है तो ये तो आंसर ही नहीं होगा हमारा, इसमें से ही नहीं है। तीसरी बात आती है बहुवचन। अब देखो बहुवचन में किन से, ये एक वचन है, ये एक वचन है, जबकि पूछा है बहुवचन तो ये भी गलत हो जाएगा। किसी से, ये भी क्या है? एक वचन है, ये भी क्या है? एक वचन है। जब किन्हीं से, ये बहुवचन भी है और से यहां पर कारक भी दिया है, इसका मतलब अपादान भी है, और किन्हीं पता नहीं कौन है तो अनिश्चय भी हो जाएगा। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। अगले पर आते हैं। क्या कह रहा है अगले में? ये सवाल रहा अगला, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। ये कह रहा है पुल्लिंग शब्द छांटिए। पुल्लिंग शब्द छांटिए। मैंने इसका बड़ा अच्छा फंडा आपको बताया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग छांटने का। आप हमेशा इसे क्रिया के साथ पहचान सकते हो, सर्वनाम के साथ भी पहचान सकते हो, विशेषण के साथ भी पहचान सकते हो। तो मैं इसको हमेशा क्रिया से बताता हूं। क्रिया से कैसे? होता है, अगर होता है तो ये बनेगा पुल्लिंग, और अगर होती है, अगर होती है तो ये बनेगा स्त्रीलिंग, ये बनेगा स्त्रीलिंग। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। होता है तो पुल्लिंग, होती है तो स्त्रीलिंग। अब देख लो, कैमरा होता है या होती है? तो आप कहोगे कैमरा तो होता है। क्या पूछा है इसने? इसने पूछा है पुल्लिंग, तो यही आंसर हो जाएगा। कैमरा होता है तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा पुल्लिंग। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। इसको भी चेक कर लो। पायल होती है तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। प्लेट होती है तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। तलवार होती है तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है भाई, होती है तो स्त्रीलिंग और होता है तो पुल्लिंग। तो कैमरा होता है ना कि होती है। अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। क्या कह रहा है इसमें? सवाल ये रहा, ये कह रहा पाहुना का पर्यायवाची शब्द है। पाहुना का पर्यायवाची शब्द, पाहुना। आप पहले तो आप ही जानो पाहुना का अर्थ क्या होता है। पाहुना का अर्थ होता है मेहमान। पाहुना का अर्थ क्या होता है? तो पाहुना का अर्थ होता है मेरे दोस्त मेहमान। मेहमान, ठीक है भाई, इसका अर्थ होता है मेहमान। अब देख लो क्या बनेगा। तो आंसर आपका मिल गया होगा आगंतुक। क्या बोलते हैं भाई? आगंतुक बोलते हैं। आगंतुक किसको बोलते हैं? मेहमान को। अगर इसके और बाकी पर्यायवाची की अगर मैं बात करूं और बाकी, तो इसको हम अतिथि भी बोलते हैं, इसको हम अतिथि भी बोलते हैं, है ना, मेहमान भी बोलते हैं, मेहमान भी बोलते हैं, पाहुन भी बोलते हैं। ये पाहुन होगा, पाहुन कर रखा है, पाहुना, ये होगा पाहुना। पाहुना भी बोलते हैं, आगंतुक भी बोलते हैं, आगंतुक, आगंतुक भी बोलते हैं। ठीक है भाई।
अतिथि, मेहमान, पाहुना, आगंतुक, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये मेहमान के पर्यायवाची हो जाते हैं। यहाँ पर आदित्य की अगर मैं बात करूं तो ये किसके? सूर्य का पर्यायवाची है। किसका भाई? सूर्य का। आदित्य किसका पर्यायवाची है? बोले सूर्य का। सूर्य के और क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? तो एक होता है दिनकर, दिनकर, दिवाकर, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, भानु, भास्कर, दिनेश, दिनेश भी इसी का पर्यायवाची है। दिनेश, आदित्य तो है ही यहां पर, पतंग, पतंग, रवि, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब के सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। आदित्य किसका बनेगा? सूर्य का। यहां पर मैं अगर लिखना चाहूं तो कृषक, कृषक जो है ये किसान का पर्यायवाची है। किसका भाई? ये किसान का पर्यायवाची है, किसान का। ये किसान का पर्यायवाची है। किसान के पर्यायवाची और क्या क्या हो सकते हैं? तो किसान को आप क्या बोल सकते हो? भूमि पुत्र बोल सकते हो, भूमि पुत्र बोल सकते हो, अन्नदाता बोल सकते हो, अन्नदाता, अन्न देने वाला, अन्नदाता बोल सकते हो। और कुछ बोल सकते हो क्या? हलधर बोल सकते हो, हलधर, इसको आप हलधर, हलधर, हल को धार करने वाला हलधर बोल सकते हो, कृषक बोल सकते हो। ये सब क्या है? किसान के पर्यायवाची हैं। तो किसान, भूमिपुत्र, अन्नदाता, हलधर और कृषक, ये किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? तो आप कहोगे ये पर्यायवाची हो जाते हैं, ये पर्यायवाची किसके हो जाते हैं? तो आप कहोगे ये किसान के पर्यायवाची हैं, ये वाले किसान के पर्यायवाची हो जाते हैं, ये वाले। ठीक है भाई। ये वाले सूर्य के पर्यायवाची हो जाते हैं, सूर्य के पर्यायवाची। और ये वाले जो मैंने यहाँ पर बीच में लिखे हैं, ये सब के सब किसके हो जाते हैं? तो आप कहोगे ये मेहमान के पर्यायवाची हो जाते हैं। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें? इसमें कहा जा रहा है हमसे किस शब्द में निर उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में निर उपसर्ग नहीं है? तो किस शब्द में निर उपसर्ग नहीं है? देखो जब आप इसको तोड़ोगे इस वाले को तो ये बनेगा निस और प्लस क्या बनेगा? शेष, निस शेष। क्या हो गया? आंसर तो हमारा यही है, आंसर तो हमारा यही है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसको भी तोड़कर देख लो, जब आप इसको तोड़ोगे तो ये बनेगा निर प्लस देश, ये बनेगा निर्धन देश, तो ये बनेगा निर्देश। ठीक है भाई। तो इसमें तो निर है, उसने पूछा निर उपसर्ग नहीं है, तो ये क्या है? उपसर्ग है। इसको आप जब तोड़ोगे निर्बल, तो ये बनेगा निर हलंत के साथ और प्लस बल, निर्बल। ठीक है भाई, जिसमें बल ना हो। और एक और देख लो, इसको जब आप तोड़ोगे तो ये बनेगा निर प्लस वाह, तो ये बनेगा निर्वाह। ठीक है भाई। इसमें भी निर उपसर्ग है, इसमें भी नि उपसर्ग है, इसमें भी निर उपसर्ग है, लेकिन इसमें निर उपसर्ग नहीं है। और इसने क्या बोला था कि हमें वो बताओ जिसमें निर उपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। इसमें विसर्ग संधि होगी, इस बात को भी आप ध्यान रखोगे। अगले पर आते हैं, क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है हमसे, ओहो, इसमें कहा जाए शुद्ध वाक्य छांटिए। इसमें कह रहा है कि शुद्ध वाक्य छांटिए। शुद्ध वाक्य छांटना इसमें से, बोले छांट लेंगे। शुद्ध वाक्य छांटिए। मुझे काम संभव नहीं हो सकता, मुझे काम संभव नहीं हो सकता, या मुझसे काम नहीं हो सकता। शुद्ध वाक्य छांटना ये गलत हो जाएगा यहां पर। फिर कह रहा है वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती। हो सकता है, देख लेते हैं एक बार और। मैं आपके भक्ति करता रहता हूं, क्या मैं आपकी भक्ति करता रहता हूं? ये भी गलत हो जाएगा। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, या पानी पीते हैं, यहां पर गलत हो जाएगा। मैं आपके भक्ति करता हूं, मैं आपकी भक्ति करता हूं, यहां गलत हो जाएगा। यहां पर ये गलत हो जाएगा। शुद्ध वाला पूछा था, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला ये रहा आपके सामने सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है?
इसमें कह रहा है हमसे कुंदन का पर्यायवाची शब्द है, कुंदन का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा है कुंदन का पर्यायवाची? तो आप पहले ये बताओ कुंदन किसको बोलते हैं? तो आपको कुंदन बोलते हैं सोने को। किसको बोलते हैं? जो सोना होता है, जिसके आभूषण बनते हैं, तो सोने को बोलते हैं कुंदन। और सोने का ही एक पर्यायवाची होता है क्या? सोने का एक पर्यायवाची होता है हेम। ठीक है भाई। इसके और पर्यायवाची की अगर मैं बात करूं तो ये बनेंगे, सोना हो जाएगा, एक तो आपके सामने है सोना, एक हो जाएगा धतूरा, धतूरा, एक हो जाएगा कंचन, कंचन, एक हो जाएगा कनक, एक हो जाएगा कनक, एक हो जाएगा जात रूप। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जात रूप, जात रूप हो जाएगा, हेम हो जाएगा। ये सब किसके पर्यायवाची है? ये सब के सब क्या बोलते हैं, सोने के पर्यायवाची हैं। ठीक है भाई। जो सोना, दुश्मन के पर्यायवाची की बात करूं तो ये हो जाएगा बैरी। बैरी किसका पर्यायवाची है? बोले दुश्मन का हो जाता है। अरी, अरी किसका पर्यायवाची है? बोले ये भी दुश्मन का हो जाता है। शत्रु किसका पर्यायवाची है? बोले ये भी दुश्मन का पर्यायवाची हो जाता है। तो दुश्मन के पर्यायवाची बैरी, अरी और शत्रु हो जाते हैं। ठीक है भाई। मतंग किसको बोलते हैं? मतंग बोलते हैं हाथी को, मतंग बोलते हैं हाथी को। इसको गज भी बोलते हैं, इसको गज भी बोलते हैं, और कुछ बोलते हैं, हाँ बोलते भोजको है, और भी बोलते हैं, इसको गज बोलते हैं, हाथी बोलते हैं, और अभी याद नहीं आ रहा। और बाकी अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है? देखना क्या कह रहा है इसमें, दिमाग से निकलते रहते हैं ना बात ये। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास है? कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास है? पहले तो आप ये बताओ अधिकरण में जो कारक विभक्ति होती है वो क्या होती है? तो आप कहोगे अधिकरण में जो कारक विभक्ति होती है वो होती है में, पर होती है, ऊपर होता है, ऊपर में, पर ऊपर, और समय भी होता है, और समय भी होता है। और समय कौन सा होता है? जो निश्चित ना हो। जैसे मैं शाम तक आऊंगा, पता नहीं किस समय आएगा, शाम तक आऊंगा, मैं शाम तक आऊंगा, तो ये एक मतलब अनिश्चय है समय, इसमें समय निश्चित नहीं है, तो इसमें अधिकरण बन जाएगा। तो कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास है? तो ये कह रहा है हमसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। अच्छा, अधिकरण तत्पुरुष समास है, तो इसमें तो बन जाएगा पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, इसमें मैं आ रहा है, तो मैं तो इसमें भी आ रहा है, देखो, तो अधिकरण तत्पुरुष तो बन जाएगा, हो जाएगा ये वाला भी, ये हो जाएगा। फिर देशाटन, देशाटन, देश में टन, तो मैं इसमें भी आ रहा है, मैं इसमें भी आ रहा है, तो ये भी क्या बनेगा? अधिकरण बन जाएगा। फिर कह रहा है कुल श्रेष्ठ, कुल श्रेष्ठ मतलब कुल में श्रेष्ठ, इसमें भी मैं आ रहा है, इसमें भी मैं आ रहा है, तो तीनों में क्या बनेगा? इसमें तो तत्पुरुष समास बनेगा। तो फिर है धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, तो इसमें अपदान होगा, इसमें अपदान तत्पुरुष समास होगा। तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक होगा, शायद यहां पर नहीं होना चाहिए था कि कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है, इसमें आप नहीं कर लेना, नहीं है, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, नहीं है। नहीं वाला होता तो आंसर क्या बनता हमारा? ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। इन तीनों में क्या है? इन तीनों में अधिकरण तत्पुरुष समास है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें क्या है? इसमें है अपदान तत्पुरुष समास। इसमें कौन सा है? इसके अंदर है अपदान, इसमें है अपदान तत्पुरुष, तत्पुरुष, इसमें है अपदान तत्पुरुष समास। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है शुद्ध वाक्य छांटिए। इसमें कह रहा है शुद्ध वाक्य छांटिए। तुम इसका दाम देने जाओ, तुम इसका दाम देने जाओ, तुम इसका शुद्ध वाक्य छांटना है ना, तुम इसका दाम देने जाओ। चलो देखते हैं, हो सकता है तुम इसका दाम देने जाओ। ठीक है। उसकी संतान अच्छा है, उसकी संतान अच्छा है, यहां पर अच्छी होनी चाहिए, तो उसकी संतान अच्छी है, शुद्ध छांटना ये गलत हो जाएगा। मुझे आपका काम बहुत पसंद है, मुझे आपका काम बहुत पसंद है, ये हो सकता है मुझे आपका काम बहुत पसंद है। ठीक है। बेफजूल बात मत करो, देखो यहां पर बेफजूल बात मत करो, यानी बेकार की बात मत करो, तो बे का तो कोई मतलब ही नहीं है यहां पर, यहां पर फिजूल होना चाहिए था खाली, फिजूल, फिजूल मतलब बेकार की बात, तो इसमें डबल सुपरफ्लूअस कर दिया इन्होंने,
फिजूल तो था ही, बे और लगा दिया तो डबल हो गया, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो फिजूल बात मत करो ऐसा होना चाहिए था, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर अच्छी होना चाहिए था, ये गलत हो जाएगा। मुझे आपका काम बहुत पसंद है, यार ये हो सकता है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। तुम इसका दाम देने जाओ, तुम इसको, यार दोनों ही वाक्य सही हैं ये वाले, ये दोनों ही वाक्य सही हैं। तुम इसका दाम देने जाओ, बिल्कुल सही है। मुझे आपका काम बहुत पसंद है, ये भी सही है। इन दोनों में गलती है, तो ये दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है भाई। इनमें से एक आध में मिस्टेक होनी चाहिए थी, शायद टाइपिस्ट से कहीं ना कहीं थोड़ी मिस्टेक हो गई। अगले पे आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है हमसे, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? तो पंजाब में हिंदी का प्रचार किया था श्रद्धा राम फुल्लेरी ने। किसने? श्रद्धा राम फुल्लेरी ने क्या किया था भाई? इस पंजाब में हिंदी का प्रचार किया था। अगले पर आते, वैसे ही बेसिक सा सवाल था ये। क्या कह रहा है अगले में आना? ये कह रहा है हमसे, सफलता नहीं मिलने पर दुखी होना, सफलता नहीं मिलने पर दुखी होना के लिए एक शब्द बताओ। सफलता ना मिलने पर दुखी होना के लिए एक शब्द बताना है कि इसके लिए क्या आएगा। तो सफलता नहीं मिलने पर दुखी होना, उसको बोलते हैं क्षोभ। उसको क्या बोलते हैं दोस्त? उसको बोलते हैं क्षोभ। दया भी आप जानते हो, दुख भी जानते हो, कृपा भी जानते हो। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। तो सफलता नहीं मिलने पर दुखी होना, उसको क्या बोलते हैं? क्षोभ बोलते हैं, क्षोभ। अगले पर आते हैं, ये कह रहा है धूसर का पर्यायवाची शब्द होगा। धूसर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये पूछ रहे हैं हमसे क्या पूछा गया? धूसर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो धूसर, आप पहले तो मुझे बताओ किसको बोलते हैं? धूसर किसको बोलते हैं? धूसर किसको बोलते हैं जरा बताओ। तो आप कहोगे धूसर बोलते हैं गधे को। धूसर बोलते हैं गधा। जो गधा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? धूसर। इसके और बाकी पर्यायवाची की बात करें, इसका आंसर लगा लो बेसर। बेसर इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? बोले बेसर भी बोलते हैं, बेसर बोलते हैं, गधा बोलते हैं, और गर्दभ बोलते हैं, गर्दभ। रासब बोलते हैं, रासब नहीं, रासब बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? बैसाख नंदन बोलते हैं, बैसाख नंदन बोलते हैं, ठीक है भाई। गधा, बेसर, गर्दभ, राशव, बैसाख नंदन। और कुछ बोलते हैं क्या इसको? और कुछ बोलते नहीं बोलते, ठीक है भाई। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो धूसर का पर्यायवाची क्या होगा? बेसर। तो धूसर भी किसका पर्यायवाची है? गधे का पर्यायवाची है। अगले पर आते हैं, जिस पे कोई असर ना हो समझ लो। जिस इंसान पर किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा ना, वो अपनी अपनी चला रहा है, तो समझ जाओ वो गधा है। क्या है? गधा। क्या कह रहा है इसमें कह रहा है खाने की इच्छा है। खाने की इच्छा है, यानी खाने की इच्छा क्या होती है? खाने की इच्छा को क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे उसको बोलते हैं बुभुक्षा। उसको क्या बोलते हैं? बुभुक्षा। खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षा, और जीने की इच्छा रखने वाला जिंजीविसा। अगला सवाल ये कह रहे हैं वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन कुछ और हैं, और तो मैं बता देता हूँ। वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। वाच्य कितने होते हैं? वाच्य जो होते हैं मेरे दोस्त, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला वाच्य कौन सा होता है? पहले में बोलते हैं कृतवाच्य। पहला होता है कृतवाच्य, सॉरी गलत लिख गया, कृतवाच्य बोलते हैं। और दूसरा हो जाता है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य होता है। और तीसरा होता है भाववाच्य, तीसरा हो जाता है भाववाच्य, ठीक है भाई। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 वाच्य हो जाते हैं। कौन से भाई? ये 3 वाच्य हो जाते हैं।
और इसमें अगर मैं कहूं तो इस कृतवाच्य, जो कृतवाच्य है, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य के अंदर कर्म यानी ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। और भाववाच्य में ना तो कर्म की प्रधानता होती है और ना ही कर्ता की प्रधानता होती है। जब कर्म और कर्ता की प्रधानता नहीं होती तो वहां पर क्या होता है, भाववाच्य होता है। जैसे पिताजी से चला नहीं जाता। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। अच्छा इतना ही है, ठीक है भाई। तो आज के लिए दोस्त इतना ही रखते हैं। वीडियो क्लास आपको पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चैनल पर अगर आप नए हो और ये वीडियो आपको यूट्यूब ने या किसी के माध्यम से आपको मिला है तो फ्री में इस चीज़ को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। रोज़ डेली अपने 25-30 सवालों को हर रोज़ 20-25 मिनट में आराम से देख सकते हो और आपका रिवीजन बढ़िया से हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम रिकॉल नहीं कर पाते, इसकी वजह से आप रिकॉल कर सकते हो। तो हमारे साथ जुड़िए, विश्वास रखिए, बहुत आगे तक लेके जाऊंगा। बाकी बातें करेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।